हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से। आज का जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है वो है रीजनल एस्पिरेशन, जो कि पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 7th चैप्टर है। जो रीजनल एस्पिरेशन आप चैप्टर देखते हैं, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। जो आपका पहला पार्ट है वो जम्मू और कश्मीर पर है। जम्मू और कश्मीर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा था भारत सरकार के समक्ष, इसीलिए इस वीडियो को मैंने सिर्फ जम्मू और कश्मीर की समस्या को समझाने के लिए ही बनाया है। तो चलिए फिर इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपके जहन में एक ही बात समझ आती होगी कि जो जम्मू कश्मीर है उसका जो संबंध है वो आर्टिकल नंबर 370 से है। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 370 आप देखते हैं, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से इसलिए है क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर था आपका, ये एक समय को राजा का हुआ करता था, यानी कि ये भी एक रियासत थी, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो आपका ब्रिटिश भारत था और जो अखंड भारत था, उसमें क्या था, देसी रियासतें भी थी और ब्रिटिश भारत का भी राज चलता था। और जब हम आज़ाद हुए तो जो देसी रियासतें थी वो भी आज़ाद हुई और भारत के समक्ष चुनौती ये आ गई कि आखिर इन देसी रियासतों को भारत में कैसे मिलाया जाए। तो सभी रियासतों को तो भारत में मिला लिया गया था, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको भारत में मिलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें से कुछ नाम है हैदराबाद और मणिपुर, जिसके बारे में मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ। जूनागढ़ की कहानी आपकी किताबों में दी नहीं गई है और एक कहानी आती है जम्मू और कश्मीर की, जो कि मैंने आपसे कहा था बहुत टाइम पहले जब हम वो चैप्टर कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की कहानी मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस जम्मू कश्मीर की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो कि राजा का था, इसको भारत में मिलाया गया आर्टिकल नंबर 370 के जरिए। ये आर्टिकल नंबर 370 क्या है? देखिए, आर्टिकल नंबर 370 में क्या था कि कुछ मुद्दे थे, जैसे कि मान लीजिए डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर नियम बनाने का जो अधिकार है केवल और केवल भारत की सरकार के पास है, और बाकी जो भी नियम है वो बना सकते हैं कौन? जो यहाँ के राजा हैं हरि सिंह। यानी कि आपके देश की सुरक्षा कौन करेगा? भारत सरकार। आपके देश के जो संबंध दूसरे देश से होंगे वो कौन तय करेगा? भारत सरकार। आपके देश में जो भी कम्युनिकेशन के साधन है, जैसे कि मान लीजिए संचार हो गया या फिर रोड नेटवर्क हो गया, इन सब चीजों पर जो नियम बनाने का अधिकार था वो भारत सरकार के पास था, और बाकी जो विषय बच गए वो था राजा के पास, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो उस टाइम शासक थे। और इसी को आर्टिकल 370 आप समझ सकते हैं, जिसको अभी के टाइम पर हटा दिया गया है 2019 के टाइम में। अब आखिर इसको हटाया क्यों गया वो हम जानेंगे धीरे धीरे, लेकिन समझते हैं कि जब इसको लगा दिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया, तो कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिली। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य बन गया स्पेशल स्टेटस के जरिए, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि यहां पर बहुत सारे जो नागरिक हैं वो आंदोलन में आए, उन्होंने भारत से बाहर निकलने की बात कही, और बहुत ज्यादा आंदोलन में बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए, बहुत सारे जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए, बहुत सारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो मारे गए। और आपने एक और नाम सुना होगा, कश्मीरी पंडित, उनको भी जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। और आप ये भी सुनते हैं ज्यादातर जम्मू कश्मीर के बारे में कि जो कश्मीर की आवाम है वो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। तो आखिर ऐसा क्यों कि कश्मीर जो है वो अलग क्यों होना चाहता है, वही हमें जानना है। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर 3 अलग अलग रीजनल हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो आपका हिस्सा आता है जम्मू, एक आता है आपका कश्मीर और एक आता है आपका लद्दाख। जो आप जम्मू वाला रीजन देखते हैं, इसको आप मैप के जरिए समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने भारत का नक्शा बना दिया जो कि नॉर्थ वाला हिस्सा है, तो ठीक ये वाला जो आप हिस्सा देखते हैं, इसमें कश्मीर हो गया ये वाला हिस्सा, और ये हो गया आपका जम्मू, और ठीक इस तरफ वाला हो गया आपका लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर जो है इसको हमने 3 अलग अलग रीजनल हिस्सों में बांट दिया। तो जो जम्मू की जनता है वो काफी ज्यादा जो मात्रा है वहां पर वो हिंदू लोगों की है, और कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ सिख्स हैं और कुछ बाकी धर्मों के लोग हैं। जो कश्मीर की आप बात करते हैं, वो एक कश्मीर वैली जो है वहां पर जो मोस्टली हैं, जो मेजोरिटी में हैं वो मुस्लिम्स हैं, और यहाँ पर कुछ हिंदू भी हैं, कुछ सिख भी हैं और कुछ बुद्धिस्ट भी हैं। और एक रीजन हो गया आपका लद्दाख, जो कि एक माउंटेन एरिया है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब इन दोनों के मुकाबले, और यहाँ पर 2 अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, एक तो बुद्धिस्ट और एक हो गया आपका मुस्लिम। और इस तरीके से पूरा जम्मू और कश्मीर क्या है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, और इसीलिए यहाँ की जो विविधता है वो काफी ज्यादा अलग है, और इसीलिए समस्या आई कि आखिर इन तीनों को जोड़ करके भारत में आखिर कैसे मिलाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ प्रॉब्लम। अब हम जानेंगे एकदम शुरू से कहानी, यानी कि 1947 से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में जब जम्मू कश्मीर को मिलाया जा रहा था तो उससे पहले वो क्या था, एक देसी रियासत था। देसी रियासत का मतलब एक वो प्रिंसली स्टेट था, और प्रिंसली स्टेट्स के सामने एक मतलब बात कही गई थी स्टार्टिंग में ही, जब पूरे भारत को आज़ाद किया गया था अंग्रेजों के जरिए, तो देसी रियासतों को भी आज़ाद किया गया और उनके समक्ष ये बात रख दी गई कि भाई आप चाहो तो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, और या तो चाहो तो आप इंडिपेंडेंट रह लो। और यही बात जो थी जम्मू कश्मीर के लिए एक तरीके से चुनौती बनी। हुआ क्या कि जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो कौन थे, महाराजा हरि सिंह। जो महाराजा हरि सिंह हैं वो जम्मू कश्मीर के राजा हैं, और जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी भाई आपकी, वो मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर की मतलब ज्यादा मात्रा में वहां पर कौन से लोग हैं, मुस्लिम है ना। तो एक बहुत बड़ी मुस्लिम आवाम का जो राजा था वो कौन था, हरि सिंह था। और हरि सिंह इसलिए भारत में नहीं मिलना चाहता था कि अगर वो भारत में मिलेगा तो नेहरू क्या है, नेहरू लोकतंत्र की वकालत करते हैं, तो वो ज्यादा समय तक यहाँ पर राजा के शासन को रहने नहीं देंगे। यानी कि आप खुद सोचिए कि एक राजा के पास अपनी एक बहुत बड़ी जमीन है और इस पूरी जमीन को किस में मिलाना है, या तो इंडिया में मिला दो या तो पाकिस्तान में मिला दो, और या तो भाई अपना एक इंडिपेंडेंट रहो। और यही बात राजा ने सोची भाई कि अगर मैं इंडिया में मिल जाऊंगा तो नेहरू क्या करेंगे, मेरे राजा के शासन को हटा देंगे और लोकतंत्र लेकर के आ जाएंगे, और मैं पाकिस्तान में चला जाता हूं तो पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, और मेरी जो ज्यादातर जो जनता है मेरे राज्य की वो क्या है, मुस्लिम है, तो वहां पर मैं तो चल नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पर इस्लामीकरण हो सकता है और मेरे को हटाया जा सकता है। तो इंडिया में तो इसलिए नहीं मिले कि इनकी डेमोक्रेसी आ जाएगी तो इनको हटा दिया जाएगा, ये राजा रहेंगे नहीं। पाकिस्तान में ये इसलिए नहीं मिले क्योंकि वहां की जो शासन व्यवस्था है वो इस्लामिक है, और इन्होंने फिर क्या सोचा कि भाई मैं अपना इंडिपेंडेंट रहता हूं। तो भारत आजाद होने ही वाला था, तो उससे पहले भी इनसे बात चल रही थी जम्मू कश्मीर से कि भाई आप हमारे साथ मिल जाओ, तो हरि सिंह मना कर देते कि भाई मैं सोच के बताता हूं। पाकिस्तान को ही बोलते कि भाई मैं सोच के बताता हूं, लेकिन इनके मन में तो एक अलग कहानी थी कि भाई ना मैं इंडिया में मिलूंगा और ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, मैं क्या रहूंगा भाई, स्वतंत्र रहूंगा। लेकिन यही एक बहुत बड़ा पेट का दर्द साबित हुआ, जिसको सर का दर्द भी आप कह सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या कि पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान की पूरी जो नजर थी वो कश्मीर पर थी, और इसका कारण क्या है, क्योंकि कश्मीर में कौन सी आवाम है, मुस्लिम आवाम है। अब जब पाकिस्तान में मुस्लिम आवाम है तो पाकिस्तान तो ये मान के बैठा था कि भाई मुस्लिम जनता है, मुस्लिम रियासत है, ये तो मेरी होगी। और इसी के चलते क्या किया उसने, ये जब हरि सिंह नहीं माना कि मैं आपके साथ आऊंगा, तो उसने जम्मू कश्मीर के ऊपर अपनी एक फौज भेज दी, और उस फौज का नाम था कबायली सेना। कबायली सेना कौन है, आदिवासी टाइप के लोग हैं, और कुछ इसमें पाकिस्तान की आर्मी के भी बंदे थे। ठीक है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई इस जो कश्मीर वाला हिस्सा है इसको ऐसे तो मैं ले नहीं पाऊंगा, हरि सिंह तो मान नहीं रहा, नेहरू मुझे देंगे नहीं, तो एक काम करता हूं मैं इसके ऊपर अटैक कराता हूं और इसको जीत लेता हूं। अब ये अटैक हो जाता है किसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर। जब कश्मीर के ऊपर अटैक हो जाता है तो ये बात पता चलती है किसको, हरि सिंह को। और जब ये अटैक होता है तो ये समझिए कि जब ये जो कबायली सेना है, जो पाकिस्तानी सेना है, जब जम्मू कश्मीर पहुंचती है तो जहां जहां ये जाती है वहां ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उत्पात मचाती है, बहुत सारे लोगों को मारती है, बहुत सारी महिलाओं का रेप करती है, और ना जाने कितने जो लोग थे वो मारे जाते हैं, और ये पूरे कश्मीर में चल रहा है। और जो राजा हैं वो डरे हुए हैं भाई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसी बीच में राजा जो होते हैं वो बोलते हैं किसको, भारत सरकार को, कि भाई आप हमारी हेल्प करिए। अब भारत सरकार हेल्प कैसे करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा है नहीं, तो जम्मू कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है नहीं तो भारत हेल्प करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप खुद सोचिए कि ये है आपका इंडिया, ठीक है, इधर है आपका ये पाकिस्तान, और ये एक देसी रियासत है जो कि आपकी इंडिपेंडेंट है। तो अगर भारत अभी अभी आजाद हुआ है तो अगर ये कोई बाहर का युद्ध लड़ेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध। और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अगर ये लड़ता है तो इसकी छवि खराब होगी। और नेहरू ने इसलिए मना कर दिया कि भाई हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप हमारा हिस्सा ही नहीं हो। अगर आप मेरे राज्य के होते तो मैं जरूर आपकी हेल्प करता, बट आप तो हमारा हिस्सा ही नहीं हो। तो फिर राजा हरि सिंह ने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपका समर्थन देने को तैयार हूं, मैं आपके साथ मिलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इससे बचा लो। और जब ये बात वहां पर पहुंची दिल्ली में, करे ठीक है फिर। तो इसके बाद क्या हुआ, यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ, महाराजा ने साइन किए, और तुरंत इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पेपर को भारत सरकार के पास पहुंचाया गया। तो ये रात का वाक्य था, रात के टाइम था ये जब इन्होंने साइन किया, और काफी राजा डरे हुए थे क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी थी वो कश्मीर में आ चुकी थी और धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर को घेर रही थी।
और अगले दिन क्या होना था कि वो जो आर्मी यहाँ पर पहुंची थी, जहां जहां पहुंच रही थी वहां के लोगों को मार रही थी, तो हरि सिंह डरे हुए थे कि भाई अगर ये हमारे यहाँ आई तो मेरे को भी मार देगी। तो जब ये सोने जाते हैं तो अपने दरबान को ये बोल करके सोते हैं कि भाई सुनो, मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन तो कर दिया है और रात हो रही है, तो और कल सुबह तक अगर भारतीय फौज यहाँ पर नहीं आती है तो मुझे जगाना मत, मेरे को मार देना। ये बात क्यों बोली उन्होंने? ये बात इसलिए बोली कि अगर भारतीय सेना नहीं आती तो वो सैनिक आ जाते और वो उनको मार देते। और इस तरीके से समझिए कि भारत सरकार के साथ कश्मीर का विलय हो गया, चाहे जो भी परिस्थितियां रही। और यहीं से चीजें स्टार्ट हुई। जब भारत सरकार के साथ कश्मीर का विलय हो गया, यानी कि आपका जो जम्मू और कश्मीर है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए भारत का एक हिस्सा बन गया, जिसमें उसको 370 के जरिए कुछ मतलब रियायतें दी गई थी। अब यहां पर जब भारत का यह हिस्सा बना, और मैंने अभी बताया आपको कि एक सेना जो है वो जम्मू कश्मीर में पहले से ही है, अब वो भारत की भी है, तो भारत की सेना भी पहुंची वहां पे लड़ाई के लिए। तो एक तरफ ये वाली सेना और एक तरफ भारत की सेना, अब यहां पर इनका युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को जीतना चाहता है और इंडिया है वो भी जीतना चाहता है, वो उसको बचाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता चला गया, नेहरू चले गए सीधा के सीधा यूएन में, और यूएन में बोल दिया भाई कि ये सब दिक्कतें हैं, हमारी रियासत पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो यूएन का उस दिन रेजोल्यूशन आता है और 3 चीजें वो बताता है कि भाई पाकिस्तान को अपनी सेना को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या हुआ है, एक अलग रियासत में घुसा है, जो रियासत किसकी है, इंडिया की है। दूसरा, यूएन ने बोला कि इंडिया को भी अपने जो ट्रूप्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वापस बुलाना पड़ेगा, ताकि वहां पर शांति आ जाए और वहां पर कानून का नियम चल सके। और तीसरी बात कही कि जब ये सब चीजें हो जाती है, यानी कि इस जम्मू कश्मीर वाले रीजन से पाकिस्तान अपनी सेना बुला लेता है और इंडिया अपनी सेना बुला लेती है, तो फिर वहां पर क्या होगा, प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट का मतलब समझिए जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह का मतलब समझना है आपको कि वहां की जनता से पूछा जाएगा कि भाई आपको भारत के साथ जाना है, यानी कि भारत के साथ मिलना है, या पाकिस्तान के साथ मिलना है, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये बातें तय हुई। लेकिन ये बात तब तय होती प्लेबिसाइट वाली, जब ये 2 चीजें तय होती, यानी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वापस बुलाता, लेकिन पाकिस्तान ने आर्मी बुलाई नहीं, इंडिया भी वहीं पे बनी रही। और इसीलिए समझिए कि जब आप भारत का नक्शा देखते हैं ऐसे वाला, तो जो ये वाला हिस्सा आप देखते हैं ना, ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तान का हो चुका है, जिसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान इसको बोलता है आजाद कश्मीर, और इंडिया बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि ये कभी तो हमारा था और इसको किसने ले लिया, पाकिस्तान ने ले लिया इलीगल तरीके से। और फिर ये जो बात यहाँ पर यूएन ने कही, इसमें से कोई भी बात तय नहीं हुई। और इस तरीके से समझिए कि हम अपना आधा कश्मीर किससे हार गए, पाकिस्तान से हार गए। अब यहाँ से ये वाला कश्मीर तो हम हार गए, लेकिन जो ये हिस्सा बच गया हमारा, इसको लेकर के राजनीति अब हमें समझनी है कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर में राजा का शासन था, तो इस राजा के शासन में क्या था ना कि राजा हिंदू था, और ज्यादातर ये क्या करता था, हिंदू बंदों को ही गवर्नमेंट जॉब देता था। और इस चीज के सख्त खिलाफ थे कौन, शेख अब्दुल्ला। कौन थे, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और ये कभी भी मोनार्की सिस्टम को मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के ही थे, और ये चाहते थे कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी क्या है, वहां पर भी एक तरीके से डेमोक्रेसी आए। और जब ये सब चीजें तय हुई, जब जम्मू कश्मीर को इसका रियासत बना दिया गया, तो महाराजा को भी हटा दिया गया, और जो शेख अब्दुल्ला थे ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे कश्मीर वैली में, और इसीलिए भारत सरकार ने इनको यहाँ का पीएम बना दिया। उस वक्त कश्मीर वैली में, या फिर जो कश्मीर वाला हिस्सा आप देखते हैं, वहां पर जो उस राज्य को शासक था वो पीएम कहलाता था। यानी कि भारत के बाकी राज्य तो सीएम कहलाते हैं ना, मतलब जैसे कि मान लीजिए बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर जो शासक होता है वो क्या कहलाता है, वो सीएम कहलाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी था जहां पर वहां के शासक क्या बोलते थे, पीएम बोलते थे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर का जो पहला प्रधानमंत्री बना, प्राइम मिनिस्टर बना, वो कौन था, आपका शेख अब्दुल्ला। और सारी की सारी राजनीति अब शेख अब्दुल्ला के आसपास ही गुजरेगी। तो आपको यह समझ आ गया होगा कि जम्मू कश्मीर में राजा का शासन था, उस राजा के शासन को हटाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए पहले इसको मिलाया, फिर राजा के शासन को हटाया, और वहां पर एक डेमोक्रेसी स्थापित करी गई, जिसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया गया, तो इससे 2 दिक्कतें आई। एक तो आई भाई आपकी एक्सटर्नल, और एक आई आपकी इंटरनल। एक्सटर्नल क्या थी, जब जम्मू कश्मीर को आपने भारत में मिलाया,
तो कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का शुरुआत से दावा रहा है कि भाई वो हमारा है, और जब उसका है तो वो इसी को लेकर के हमेशा हमले कराता रहता है। जो 1947 में उसने हमला कराया वो भी वही था, जो 1965 में जो हमला कराया वो भी कश्मीर को लेकर के था। इसीलिए जो कश्मीर है वो इंटरनल डिस्प्यूट तो है ही, वो एक एक्सटर्नल डिस्प्यूट भी है, क्योंकि उस हिस्से को लेकर के पाकिस्तान कहता है वो हमारा है, पूरा का पूरा वो कश्मीर कहता है हमारा है, हालांकि उसमें से वो कुछ हिस्सा ले चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिस्प्यूट। इंटरनल की बात करें तो दो व्यू हैं, एक तो पूरे भारत के लोग जो जम्मू कश्मीर के नहीं है, भारत के हैं, वो एक तरीके से उनका ऐसा कहना है कि आर्टिकल 370 के जरिए जो हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा है जम्मू कश्मीर को, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर है ना वो भारत का अंग लगता नहीं है, वो थोड़ा अलग सा ही लगता है, इसीलिए इसको हटा देना चाहिए। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दो, एक मत तो ये है। दूसरा मत क्या है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो भी कुछ सोचती है, और उनके 3 कंप्लेंट है। पहली कंप्लेंट क्या है भाई कि नेहरू ने ही कहा था कि प्लेबिसाइट होगा, यूएन ने भी कहा था प्लेबिसाइट होगा, और यहीं पे वो गलतियां हुई। जब जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जा रहा था तो नेहरू ने एक भाषण भी दिया था जम्मू कश्मीर की रियासत बनने के बाद ही कि जब स्थितियां समान हो जाएंगी, जब दोनों देश की सेनाएं वापस चली जाएंगी, तो हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ प्लेबिसाइट करेंगे। और यही बात सोचिए आप कि जम्मू कश्मीर की जनता को पता चली कि भाई अभी तो हमने अपने आप को बचाने के लिए वहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया है, और आने वाले टाइम में क्या होगा भाई, प्लेबिसाइट होगा तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई हमें भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो इसी चीज को लेकर के लोग कहते हैं कि हमसे प्लेबिसाइट कराया नहीं गया। दूसरा क्या कहते हैं कि आर्टिकल 370 के जरिए जो हमें पावर वगैरह मिली वो धीरे धीरे आते आते क्या हो रही है, कम होती जा रही है। शुरुआत में तो आपने बोल दिया कि ठीक है भाई आप ये भी कर लेना, आपको जो जैसे भी राज्य को चलाना है वो चलाना, आपको जो नियम बनाना है वो बना लेना, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्टिकल 370 की जो पावर थी ना वो धीरे धीरे कम होती गई, ऐसा लोगों का कहना था। तीसरा ये कहना था कि भारत के अलग पार्ट में जो डेमोक्रेसी है वो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर नहीं है, और ये 3 वहां की क्या थी, कंप्लेंट थी वहां की लोगों की कि प्लेबिसाइट नहीं कराया, और हमारे यहाँ पर जो 370 के जरिए जो भी हमारे साथ प्रावधान आपने तय किए थे वो आप नहीं मान रहे हो, और हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से उतने अच्छे से कारगर साबित नहीं हो रही जो भारत के अन्य राज्यों में चलती है, और इसको लेकर के वहां की जनता क्या रहती है, नाखुश रहती है। एक और बात, जो मैं ये वन व्यू की बात कर रहा हूं, वन व्यू क्या है आपका, ये भारत की अलग राज्यों की जनता है। आप नॉर्मल किसी राज्य की जनता से पूछेंगे तो वो यही कहेगी कि जम्मू कश्मीर को जो आपने स्पेशल स्टेटस दे रखा है ना उसको हटा दो और उसको नॉर्मल एक राज्य बना दो। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये 3 बातें कहते हैं कि नहीं भाई हमारी ये 3 जो मांगे हैं पहले वो पूरी करो, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था और इसी आधार पर हम आपके साथ आए थे, वरना हम तो राजा के शासन में अलग रह रहे थे, हम क्यों आते। तो ये बातें चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे जम्मू कश्मीर को 1948 की राजनीति से। जब मैंने आपको बताया कि 1948 में क्या हुआ था, शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब शेख अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और उनके ही कार्यकाल में क्या होगा, जम्मू कश्मीर का विकास होगा। तो जब शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने काफी सारी पॉलिसीज अपनाई जिससे आम लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए जमीन को लेकर के, और इसके जरिए इनका जो कार्यकाल था स्टार्टिंग वाला जो शॉर्ट पीरियड इस तरीके से आप कह सकते हैं 5 साल का पीरियड काफी बढ़िया चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने भी फिर से एक मांग रख दी कि भाई हमें और पावर दो, हमें जो आपने पावर दे रखी है ना वो हमें कम पड़ रही है और कश्मीर को थोड़ी सी और पावर मिलनी चाहिए। और इसी के चलते क्या हुआ, 1953 में इनको डिटेन कर दिया गया, यानी कि इनको एक तरीके से मान लीजिए जेल में डाल देना या फिर घर में ही कैद कर देना। तो इनकी सरकार गिरा दी भाई, कब, 1953 में। तो पहली सरकार यहां पर आई है 1948 से 1953 में। जब 53 में ये डिटेंट हो गए तो उसके बाद यहाँ की राजनीति में जो ज्यादा देखा गया कौन एक तरीके से राज करा था वो थी कांग्रेस पार्टी। तो जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी ना, उस पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरीके से वो मिल गए, और यहां पर शेख अब्दुल्ला के बगैर ही पूरे जम्मू और कश्मीर को चलाया जा रहा था। ये चीजें चलती हैं, बहुत टाइम तक चलती हैं। उसी बीच में 1965 का वक्त आता है और 1965 में मैंने जैसा आपको बताया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर के भारत के ऊपर हमला कर दिया था। अब यहां पर हमला चल रहा है और अब्दुल्ला क्या कह रहे थे उस टाइम से, अभी वो डिटेंशन में ही हैं, मतलब वो कैद ही हैं, ये समझिए। मतलब ये समझिए कि वो मोस्टली टाइम तो कैद में ही रहे थे, क्योंकि अगर वो जैसे ही बाहर आते आंदोलन भड़क जाता और फिर जम्मू कश्मीर की जनता को शांत करना काफी मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए भारत सरकार ज्यादातर वक्त उनको कैद रखती थी
उनके साथ साथ में इनके साथी भी रहा करते थे और वो नेता भी रहा करते थे जो जम्मू कश्मीर की बात करते थे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को डर था कि अगर ये आंदोलन बढ़ गया तो हमारे लिए काफी चुनौती भरा रहेगा। खैर, तो 1965 में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का फिर से वॉर हो जाता है और इसकी वजह से स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं और इसी में एक और संशोधन किया जाता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के शासक को क्या बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। इसी को संविधान में संशोधन करके प्राइम मिनिस्टर की जगह पे यहां पर क्या बना दिया गया, अब चीफ मिनिस्टर, यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भी क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर ही होंगे। यानी कि भारत के जैसे सभी राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर भी अब शासक क्या कहलाएगा, चीफ मिनिस्टर कहलाएगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर के जो पहले चीफ मिनिस्टर बने वो बने गुलाम मोहम्मद सादिक, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। तो इस तरीके से समझिए कि 1948 के बाद शेख अब्दुल्ला कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर कांग्रेस पार्टी का राज चलता है और कांग्रेस पार्टी के राज के टाइम में ही समझिए कि संविधान में संशोधन करके जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है इसको हटा करके चीफ मिनिस्टर वहां पे वर्ड डाल दिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब यहां पर जब मैंने आपको बताया कि शेख अब्दुल्ला कहां पे हैं, ये डिटेंशन में हैं, इसके बाद क्या होता है, वो भारत सरकार के समक्ष आते हैं और अपनी बात रखते हैं कि ठीक है आप जो लोग कह रहे हो मैं उसी बात को मान जाता हूं और मेरी जो भी मांगे हैं उससे मैं पीछे हट जाता हूं एक तरीके से, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक भाई घर में कैद रहना, जेल में कैद रहना अच्छा तो है नहीं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा झुक गए भारत सरकार के सामने। और फाइनली जो इंदिरा गांधी थी और जो शेख अब्दुल्ला थे इनके बीच में एक समझौता होता है और इसी समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला को वापस से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो शेख अब्दुल्ला वापस से रिटर्न हुए चीफ मिनिस्टर के रूप में जम्मू और कश्मीर में। और इसके बाद एक इलेक्शन होता है आपका जो कि 1977 का इलेक्शन होता है। 1977 के इलेक्शन में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि 1948 से 53 के बीच में शेख अब्दुल्ला शासन कर रहे थे और 53 के बाद कौन कर रहा था, कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर जो नेता थे या फिर जो समर्थन था वो कौन से दलों का था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के नेताओं का था। तो 77 के चुनाव में क्या होता है कि जो शेख अब्दुल्ला होते हैं वो अपनी पार्टी को यहां पर दोबारा से रिवाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर उनकी पार्टी की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और 77 के चुनाव में उन्होंने इसको वापस किया और जम्मू कश्मीर की जनता ने उन्हें फिर से एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के रूप में मतलब चुना। और जो 77 में जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद कम से कम 5 साल तक उन्होंने राज किया और 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद क्या होता है, शेख अब्दुल्ला के ही बेटे थे फारूक अब्दुल्ला और उस चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को फिर उनका बेटा यानी कि फारूक अब्दुल्ला संभालने लगा और इस तरीके से यहां पर हस्तांतरण हुआ। शेख अब्दुल्ला के बाद अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय के भूमिका निभाने वाले अब कौन बन चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला भी सेम शेख अब्दुल्ला की तरह ही थे, वो भी कश्मीरियत की बात करते थे, कश्मीर के लोगों की वकालत की बात करते थे और इस तरीके से इनका भी नाम जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा पॉपुलर था। चलिए अब बात करते हैं कि जब 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ होती है और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो 1982 से लेकर के 84 तक उनके बेटे भी यहां पर क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं। लेकिन 84 में फिर से एक घटना घटती है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को लेकर के फिर से कुछ मांग उठा देते हैं जिससे आंदोलन भड़क जाता है और इस आंदोलन की वजह से भारत सरकार क्या करती है कि यहां पर आती है और इनकी सरकार को हटा देती है और यहां पर दोबारा से सरकार गिरी किसकी, जो फारूक अब्दुल्ला है उनकी। और दोबारा से जब सरकार गिर जाती है, स्थितियां जब तक सामान्य नहीं होती हैं तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन ही लागू रहता है। उसके बाद दोबारा से एक बात चलती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे फारूक अब्दुल्ला वो और जो कांग्रेस के लीडर थे वो, इनके बीच में सहमति बनती है कि ठीक है भाई अब हम थोड़ी सी चीजें संभाल लेते हैं और दोबारा से यहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर के आते हैं। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले 1986 में कांग्रेस प्लस में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी पार्टी किसकी है, अब फारूक अब्दुल्ला की है, उन दोनों का होता है गठबंधन। यहां से चीजें थोड़ी और खराब होंगी। अब देखिए क्या होता है। तो 1986 में मैंने आपको बताया कि दोबारा से वहां पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन होता है चुनाव को लेकर के और 87 में होते हैं चुनाव। जब 87 में चुनाव होते हैं
तो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो एक तरीके से वोट तो करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर गलत तरीके से चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थोड़ा सा गलत तरीके से चुनाव लड़ा, और उन्होंने कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनका उनकी पार्टी का नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। कुछ पार्टी थी एक तरीके से ये, और ये 87 के चुनाव में ना ये लोग काफी पॉपुलर थे, लेकिन 87 के चुनाव में ये लोग नहीं जीते। कौन जीता यहाँ पर? केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जीता। और इसको लेकर के जो ये पार्टी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये भी वही है जो शेख अब्दुल्ला जिसकी वकालत करते थे, सेम वही वकालत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी कहता है। और इसी ने एलिगेशंस लगाए कि जो 87 का इलेक्शन हुआ है ना उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इसमें गलत तरीके से चुनाव को जीता गया है। और यहीं से चीजें और खराब होती हैं और लोगों के मन में थोड़ा सा विरोध की भावना आती है। किसके प्रति? कांग्रेस के प्रति या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, कि हमने जो हमारी यहाँ की पार्टी थी, जो हमारे यहाँ के लीडर थे, उनको जानबूझ के हराया गया और जानबूझ के कांग्रेस यहाँ पर एक तरीके से सत्ता में आई। और यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम खराब हो रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस साथ अलायंस में है ना, तो उसका भी नाम खराब हो रहा है। तो 87 में एक तरीके से यहाँ पर कौन जीत गया भाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत गई। और इसके बाद 89 का टाइम आया और 89 का ही वो वक्त था जिसमें आप सभी को पता है कि जो कश्मीर वाला रीजन था वहां पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित रहते थे। एक और बात, जो नेहरू थे वो भी कश्मीरी पंडित ही थे। खैर, तो 89 का जो टाइम आया, उस 89 के टाइम में क्या था, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो बहुत सारे नेता हैं या फिर जो वहां पे उग्रवादी हैं या फिर जो अलगाववादी जो नेता थे, उन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ मिल करके बहुत सारी मतलब यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया, वहां पर बहुत सारे हथियार लेकर के आए और एक तरीके से जो लोग भी कश्मीर में रह रहे थे, कश्मीर वैली में रह रहे थे, वहां पर जो हिंदू थे उनको बोला कि या तो भाई आप इस्लाम को अपनाओ और या तो यहाँ से चले जाओ। ये तो मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया, बट रियल की स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत सारे लोगों को वहां पर मार दिया गया था। इसी वाली घटना को कहते हैं एक तरीके से जो कश्मीरी जो पंडित थे उनको जो एग्जीक्यूट किया गया, फिर वहां से हटाया गया, जो वहां पर मारा गया। ये बहुत बड़ी घटना थी 1989 वाली। और ये घटना क्यों घटी थी? क्योंकि जो 87 का इलेक्शन हुआ इसमें कांग्रेस ने गलत तरीके से मतलब इलेक्शन लड़ा था और कुछ नेताओं को जानबूझ करके हरा दिया गया था। और यहीं से लोगों के मन में थोड़ा सा अलगाववाद की भावना और भड़की कि जम्मू कश्मीर को ये लोग जबरदस्ती अपने अंडर में कर रहे हैं। और यहाँ से कश्मीरी पंडितों को भी 1990 के टाइम पर यहाँ से हटाया गया था। जब कश्मीरी पंडितों को हटाया गया तो उसके बाद क्या हुई घटना? उसके बाद भी यहाँ पर क्या बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर आंदोलन होने लग गए कश्मीर में। और एक तरीके से समझिए कि पूरा का पूरा जो कश्मीर था वो संघर्ष के रूप में बदल चुका था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सपोर्ट इस चीज को कोई कर रहा था वो कौन कर रहा था? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बने। और इसीलिए पाकिस्तान ने हर वो मदद करी कश्मीर के लोगों की कि भाई आप जो हो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको हथियार दे रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप क्या करो यहाँ पर बस मूवमेंट चलाओ, जो भी लोग हैं उनको मारो, जो भी हिंदू हैं उनको मारो, इनको यहाँ से हटा दो ताकि आप किसका हो जाओगे? आप हमारे हो जाओगे। लेकिन इस चीज को भी भारत सरकार खत्म कर देती है और यहाँ पर जो सरकार आने वाली होती है उसको हटा करके दोबारा से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। जब 1987 का इलेक्शन हुआ और यहाँ पर ये घटनाएं घटी तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ही रहा और दोबारा से 1996 के टाइम पर यहाँ पर इलेक्शन कराए गए। यानी कि 1987 में इलेक्शन तो हुए थे लेकिन वो 1990 तक क्या हुआ, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया और दोबारा से एक तरीके से यहाँ पर 6 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन कराए गए। कहां पर? कश्मीर में। यानी कि दोबारा से 6 साल का पीरियड लगा दोबारा से वहां पर डेमोक्रेसी को आने में। और यहाँ पर जो डेमोक्रेसी आई, यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं उसको अलायंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से यहाँ पर जीता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जीता है तो यहाँ पर भी उसके पास एक तरीके से समझिए जो कश्मीर की आवाम है काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है कि यही एक पार्टी है जो हमारी है। लेकिन ये कुछ समय तक ये भी चलता है, यानी कि 1996 से लेकर के जो 2002 अगले इलेक्शन जब तक हो रहे हैं तब तक यहाँ पर इसकी ही सरकार चलती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और इसके बाद इस वाली सरकार में भी एक ही बात फिर से आती है कि ये लोग मानते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। यानी कि जो फारूक अब्दुल्ला हैं जब यहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाते हैं 1996 में,
तो 5 साल वो राज करते हैं जम्मू कश्मीर में, और वो एक ही चीज की वकालत करते हैं कि जो कश्मीर है उसको फिर से मतलब वो पावर दी जाए, उसके जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस करे जाएं, जो भी मतलब कम है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। हालांकि इसके ऊपर उतनी बातचीत चलती नहीं है, और दोबारा से यहाँ पर एक और इलेक्शन होते हैं 2002 में, यानी कि एक सरकार तो यहाँ पर होगी खत्म। अब बात करेंगे हम 2002 के इलेक्शन की। अब जो आपका 2002 वाला इलेक्शन था वो काफी टर्निंग पॉइंट था। अब तक आपने क्या देखा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कौन जीत रहा था, केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस, ये जीत रही थी। लेकिन जब 2002 में इलेक्शन हुए ना, तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, जिसके फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे बहुत पहले, वो हार गए 2002 में। और यहां पर जो गठबंधन था वो कांग्रेस का और पीडीपी का, यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि जो 2002 का इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ने किससे गठबंधन किया था, पीडीपी पार्टी से, यानी कि तो जो 2002 में इलेक्शन हुए उसमें पहली बार क्या हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी वो हार गई। और उसका हारने का जो मेन कारण था वो ये था कि उसका एक तो गठबंधन ही था कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में वही गवर्नमेंट सरवाइव कर पाई जिसको सपोर्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट से। और यहां पर पहली बार ऐसा हुआ जो आपका 2002 का इलेक्शन था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही चुनाव लड़ रही थी, यानी कि वो कांग्रेस के साथ नहीं थी। और इस बार 2002 के इलेक्शन में कांग्रेस का जो गठबंधन था वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से था। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो एक महिला प्रधानमंत्री हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, महबूबा मुफ्ती, वो इसी पार्टी की हैं, वो इनके पिता की पार्टी थी ये। खैर, तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर गठबंधन होता है 2002 के इलेक्शन में, और वो यहां पर जीत जाते हैं। तो 2002 तक की राजनीति तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। जब 2002 में इलेक्शन हुए और वहां पर कौन जीता, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो यहां के जो पहले जो मुख्यमंत्री बने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही नेता थे, वो थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद। क्या नाम था उनका, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, यानी कि पीडीपी के चीफ थे। और इन्होंने एक तरीके से 3 साल का कार्यकाल अपना पूर्ण किया। और ये मैंने क्या बताया आपको कि ये गठबंधन की सरकार है, तो 3 साल प्रधानमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सैयद। उसके बाद रहे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस पार्टी के ही लीडर है, और अभी के टाइम पर वो नहीं है, अभी वो इस पार्टी से निकल चुके हैं। हालांकि आप जानते होंगे, तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बाद कुछ वक्त गुलाम नबी आजाद ने एक तरीके से यहां पर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली, और 2002 में जो ये सरकार बनी थी 2008 में इसको भी हटा दिया गया। हटाया क्यों गया, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने क्या किया, जो अमरनाथ यात्रा आप सुनते हैं ना, उसका जो संगठन था उसको कुछ जमीनें आवंटित कर दी, कश्मीर की जो जगह थी वो आवंटित कर दी। अब कश्मीर की जमीन अगर कोई किसी को देगा तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर आंदोलन होगा, और ये आंदोलन बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ। और इसी वजह से क्या हुआ कि यहां पर गुलाम नबी की जो सरकार थी इसको भी यहां पर हटा दिया गया, और फाइनली दोबारा से 2008 में प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया गया। 2008 तक प्रेसिडेंट रूल ही रहा, और फिर दोबारा से इलेक्शन हुए कुछ टाइम बाद। जब इलेक्शन यहां पर होता है तो यहां पर जो फिर से कॉलिशन बनती है वो किसकी बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो 2002 का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस और पीडीपी थे, और अगले चुनाव में क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा आ गई कांग्रेस के साथ कि भाई फिर से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। 2008 वाला जो आपका इलेक्शन हुआ इसमें जो उमर अब्दुल्ला है, अब उमर अब्दुल्ला कौन है भाई, तो सबसे पहले थे शेख अब्दुल्ला, इनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बने चीफ मिनिस्टर कौन, फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। तो 2008 का इलेक्शन होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होता है, और यहां पर उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं वो दोबारा क्या बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब जो ये वाला इलेक्शन हुआ ना आपका 2008 वाला भी, इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ। स्कैम ये हुआ कि जो आप ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस देखते हैं ना, ये भी कुछ लीडर्स थे जो जम्मू कश्मीर के ही थे, यानी कि वहां पर ना बहुत सारे ऐसे नेता हैं ना जो कश्मीर को एक अलग नजरिए से देखते हैं, उनको लेकर के उनके भीतर काफी अलग ही सेंटीमेंट रहता है। तो ये जो नेता थे ना ये चुनाव में हार गए थे, और इसका भी जो उन्होंने आरोप लगाया वो कांग्रेस पार्टी पे ही लगाया कि भाई कांग्रेस पार्टी ने गलत तरीके से यहाँ पर चुनाव को जीता है, और हम लोग हारे नहीं, हम लोग हराए गए हैं, और इसकी वजह से भी थोड़ी यहाँ पर अशांति फैलती है। खैर, ये पूरा यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो है अपना टर्म पूरा करते हैं, और दोबारा से 2014 में इलेक्शन होते हैं। एक और बात, 2014 आ चुका है, और 2014 में आप सभी को पता है मोदी गवर्नमेंट आ चुकी है, यानी कि बीजेपी, यानी कि पूरे भारत में 2014 में किसकी सरकार थी भाई,
बीजेपी की सरकार थी। तो इसी 2014 में पहली बार फिर से इलेक्शन होते हैं, सॉरी पहली बार नहीं, ना जाने कितनी बार, 2014 में जब इलेक्शन हुए और उमर अब्दुल्ला इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो 2014 के जब इलेक्शन हुए ना, तो इसमें तो वही था आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और यहां पर जो गठबंधन हुआ, जिस पीडीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, उसी पीडीपी के साथ अब किसका गठबंधन है? बीजेपी का गठबंधन है। किसका है? बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है। मैंने आपको क्या बताया था, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में वही सरकार टिकी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के रही है। तो 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी की। तो बीजेपी ने क्या किया, यहां पर एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस के गठबंधन को हराने के लिए जो पीडीपी है, पीडीपी प्लस में बीजेपी को यहां पर आना पड़ा। बीजेपी ने किससे गठबंधन किया? पीडीपी से। पीडीपी के आपको मैंने नेता ही बताए थे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, तो इनके साथ यहां पर गठबंधन होता है और यहां पर यह गठबंधन जीत जाता है। तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद फिर से क्या बनते हैं? चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद उसके 2 साल बाद ही उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है 2016 में, जिसका नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, महबूबा मुफ्ती। इनको आपने देखा भी होगा। और महबूबा मुफ्ती इस हिसाब से 2016 में जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं। अब यहां तक की स्थितियां आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक आखिरी पड़ाव हमें बस पार करना है और वो है आपका राइजिंग टेंशन एंड मेजर चेंजेस। अब देखिए क्या हुआ। अब मेरी बात आप एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो 2014 का इलेक्शन आपका हुआ, इस 2014 का इलेक्शन कितने साल तक चलेगा? कम से कम 5 साल तक, यानी कि 2019 तक। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। एक चीज मैंने और आपको बताई कि जो 2014 का इलेक्शन हुआ ना, इसमें बीजेपी, कौन सी? बीजेपी प्लस में पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि महबूबा मुफ्ती इसकी चीफ मिनिस्टर हैं, इनका गठबंधन था। इनकी सरकार चल रही थी। अब इनकी सरकार चल ही रही थी, इसी बीच में क्या होता है कि 2018 के टाइम में कुछ दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। महबूबा मुफ्ती का जब कार्यकाल चल ही रहा होता है, उसी कार्यकाल में टेररिज्म, वायलेंस और एक्सटर्नल टेंशन जो कि पाकिस्तान से आने वाली है, वो एक तरीके से एकदम से बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में फिर से क्या लगा दिया गया? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। एक बात और आप ध्यान देना मेरी, कि जब हमने इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करा ना, तो मैंने बहुत बार ऐसा बोला कि वहां की सरकार नहीं थी, सरकार हटा देगी। तो उन सभी का जो रीजन है ना, वो आपको यही समझना है। टेररिज्म समझना है, वायलेंस समझना है, एक्सटर्नल टेंशन समझना है, प्लस में वहां के मूवमेंट समझने हैं, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में केवल यही होता रहता था और इसीलिए वहां पर चुनी हुई सरकारों को हटा दिया जाता था। और ठीक इसी प्रकार से जो 2014 का इलेक्शन हुआ, वो कम से कम 2018 तक ही चल पाया, यानी कि 4 साल ही चल पाया। और 4 साल में क्या किया? बीजेपी ने जो सपोर्ट किसको दिया था? पीडीपी को दिया था, जिसके जरिए महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी, वो सपोर्ट वापस खींच लिया। और वापस खींचते ही यहां पर क्या लगाना पड़ गया? प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया। तो 2018 में सबसे पहले तो लग गया भाई प्रेसिडेंट रूल। अब जब 2018 में प्रेसिडेंट रूल लग गया, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, इसके तुरंत बाद क्या हुआ? जितने भी नेता थे, जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे, उन सबको पहले घरों में कैद किया गया, सबको एकदम लाइन वाइज। मतलब ये समझ लीजिए, जो उमर अब्दुल्ला हैं, सॉरी लास्ट वाले, हाँ उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता है, इन सभी जितने भी अलगाववादी नेता थे, जो जम्मू कश्मीर के नेता थे, इन सभी को पहले या तो जेल में डाला गया या तो इनको घरों में कैद किया गया। और इसके बाद ही 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 है, इसमें बदलाव किया गया और इसको पूरे तरीके से हटा दिया गया। 2019 में जब ये बदलाव हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव था जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घट रही थी उसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था? ये जो आर्टिकल 370 है, इसको हटाया था। और जब इसको हटाया, यानी कि आर्टिकल 370 के जरिए जो जम्मू कश्मीर है आपका, जो उसको हमने स्पेशल स्टेटस दे रखा है, वो अब खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। तो एक यूनियन टेरिटरी बना आपका जम्मू और कश्मीर, और एक यूनियन टेरिटरी बना आपका अभी के टाइम पे है वो लद्दाख। यानी कि पहले ये तो आपका एक ही राज्य था ना, जिसमें गवर्नमेंट आया करती थी, लेकिन वो किसके जरिए था? वो आर्टिकल 370 के जरिए था। लेकिन इस आर्टिकल 370 को 2019 5 अगस्त को बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया और यहां पर क्या किया कि इस पूरे राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। एक था आपका जम्मू और कश्मीर और एक था आपका लद्दाख। जम्मू और कश्मीर एक नाम है और जो लद्दाख है आपका दूसरा नाम है। और इस तरीके से पूरा जो जम्मू कश्मीर की कहानी है वो खत्म होती है।
चलिए, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। जो इसका अगला टॉपिक है, वहां पर क्या दिक्कत आई हम उसको जानेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।